Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 9th साइंस की, जिसके अंदर हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है ना। और हम बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से आपकी जो स्टेट्स ऑफ मैटर है किस तरीके से चेंज होती है ना। तो हमने बात की थी कि तापमान के प्रभाव से जो पदार्थ की अवस्था है उसमें कैसे चेंज आता है, दाब यानी प्रेशर की कारण जो अवस्थाएं हैं पदार्थ की उसमें क्या चेंज आता है, ये सारी हमने बातें की थी। ठीक है ना। तो हम वहीं से आगे कंटिन्यू रखेंगे और समझेंगे कि और क्या क्या चीजें हमें दी गई हैं इस चैप्टर में। तो इसी को समझने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो हमने बच्चों ये किया था, हमने बात की थी कि निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में कैसे बदलते हैं। तो हमने कहा था कि केल्विन को अगर आपको जो केल्विन से हमारे पास एक स्केल होता है, ये फॉर्मूला है केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो आप केल्विन से सेल्सियस में जा सकते हो। अब हमको दिया है निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, है ना। 250 डिग्री पे जल की भौतिक अवस्था हमें बतानी है और 100 डिग्री पे हमें भौतिक अवस्था बतानी है, जल की भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था यानी फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होगा ये हमें बताना है ना। तो देखो 250 डिग्री पे जो जल है, 100 डिग्री के बाद जो जल है वो क्या होता है, तो वेपर की फॉर्म में आ जाता है। तो 250 डिग्री में जो जल की अवस्था होगी, है ना, 250 डिग्री पे वो कैसे होगी, आपकी गैस में होगी। उसकी जो फिजिकल स्टेट होगी गैस में होगी। और 100 डिग्री पे क्या होगी, 100 डिग्री पे देखो 100 डिग्री पे जलना, 100 डिग्री पे जो जल है वो आपका उबलना स्टार्ट हो जाता है, यानी वो 100 डिग्री पे लिक्विड भी रहता है ना, और गैस भी रहता है। तो लिक्विड और गैस दोनों आ जाएंगी, ठीक है ना। लिक्विड और गैस दोनों अवस्था आएंगी। आई बात समझ में, लिक्विड भी आएगी और गैस अवस्था भी आएगी, ठीक है। तो लिक्विड और गैस अवस्था दोनों अवस्थाएं इसमें आएंगी। बात आई आप लोग को समझ में, ठीक है ना। तो इस तरीके से जल की भौतिक अवस्था आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है ना। वो बोल रहा है किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है ना, ये पूछ रहा है आपके पास। ठीक है, वो बोल रहा है कि किसी भी सब्सटेंस में जो टेम्परेचर है कांस्टेंट रहता है, परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है, तापमान बढ़ता नहीं है उसका। जैसे आपने देखा था कि जब हमने आइस को बीकर में लेके क्या किया था, उसको मेल्ट किया था। आइस जब मेल्ट हुआ था तो वो लिक्विड में आपका फॉर्म हुआ था, यानी आपका वाटर बना था, है ना। और हमने देखा कि तापमान में, टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आया, टेम्परेचर कांस्टेंट था, है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट था ना। तो वही पूछ रहा है कि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, जब कोई पदार्थ अवस्था परिवर्तन में होता है तो उस समय तापमान स्थिर क्यों रहता है, तापमान स्थिर उस समय क्यों रहता है, ऐसा क्या कारण है तापमान स्थिर होने का, पदार्थ की अवस्था के समय तापमान स्थिर क्यों रहता है। आपने देखा था आइस से वाटर होने पे तापमान स्थिर था। इसी तरीके से वाटर से जब वो आपका वेपर में, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा था, है ना, वेपर में कन्वर्ट हो रहा था, उस समय भी तापमान क्या था, स्थिर था। तापमान क्या था उस समय भी, कांस्टेंट था। तो ऐसा क्यों, क्या कारण है इसके पीछे कि ऐसी चीजें होती है ना। तो ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एनी मैटर, जो भी आप हीट देते हो सब्सटेंस को, तो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, उस हीट को यूज करते हैं उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, है ना, ओवरकम करने के लिए मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको तोड़ने के लिए। और इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ये जो एक्स्ट्रा हीट आप देते हो ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ हिडन हीट, जिसे आप लेटेंट हीट के नाम से हम जानते थे। आइस से वाटर होने पे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते थे, और वाटर से स्टीम होने पे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते थे, है ना। तो मेन कारण, मेन रीजन आपका ये है। आई बात समझ में आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है।
ठीक है बच्चों, तो क्या रीजन आप लिखेंगे, इसका प्रॉपर आंसर हमें लिखना है। तो हम क्या आंसर लिखेंगे, हम इसका आंसर लिखेंगे ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, during the change of state, during the change of state, heat is supplied to the substance, heat is supplied to the substance molecules of the matter, या molecules of this matter use heat to overcome the force of attraction, overcome the force of attraction between the particles, between the particles ठीक है ना, at this period of time, at this period of time, at this period of time, temperature remain constant, temperature remain constant, ठीक है, टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। दिस एक्स्ट्रा हीट is acquired in the form of hidden heat, in the form of hidden heat called latent heat, ठीक है ना। तो मेन रीजन ये है, आई बात समझ में, जब आपकी स्टेट चेंज हो रही है तो हीट जो हम दे रहे हैं सब्सटेंस को, वो सब्सटेंस क्या कर रहा है, उस हीट को यूज कर रहा है अपने मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए। तो उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है, और जो एक्स्ट्रा हीट आपने दी है ना, वो उसने एक्वायर करी हिडन हीट के फॉर्म में, जिसे हम लेटेंट हीट कहते हैं। अगर सॉलिड से यानी आइस से आप लिक्विड में जा रहे हैं तो हम बोलते थे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और अगर आप वाटर से स्टीम में जा रहे हैं, वेपर में जा रहे हैं, तो हम बोलते थे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आई होगी बात आपको समझ में कि किस कारण से ये चीजें हो रही है, ठीक है ना, आई बात समझ में। चलिए, तो ये भी हम कर चुके हैं। निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस में बदलना है। निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है, ये हम कर चुके हैं। अभी आपके पास अगला क्वेश्चन है, उसे हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वायुमंडलीय गैसों को द्रव्य में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि सुझाइए, है ना। सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। एटमॉस्फेरिक गैसेस को अगर आपने बदलना है लिक्विड में, तो किस तरीके से बदलेंगे आप, है ना। तो एटमॉस्फेरिक गैसेस को बदलने के लिए हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक गैसेस को हम एक सिलेंडर में लेते हैं जिसमें पिस्टन लगे रहते हैं, और कूलिंग से और प्रेशर अप्लाई करने से जो गैस है, गैस को हम क्या कर सकते हैं, उनको हम लिक्विफाई कर सकते हैं, है ना। जब पिस्टन, जो गैस में आप जब प्रेशर अप्लाई करोगे, तो प्रेशर अप्लाई करने से मॉलिक्यूल पास आएंगे,
तो क्या हो सकता है, लिक्विड अवस्था में चले जाएगा, जैसे कि अपने पीछे हमने बात की थी, है ना। ये देख रहे हैं आप, ये गैस है, आपने जब पिस्टन अप्लाई करा तो लिक्विड फॉर्म में आ गए, देखो लिक्विड में आ गए ना, ये लिक्विड उसमें आ गई है, गैस अप्लाई करने से किस में आ गई है, लिक्विड उसमें आ गए, है ना। तो इस तरीके से गैस से आप लिक्विड अवस्था में कैसे आ सकते हैं, पिस्टन को सिलेंडर को गैस में भरिए, है ना, सिलेंडर को भरिए गैस में, सिलेंडर में गैस भरिए, देन आप क्या करिए, पिस्टन अप्लाई करिए, प्रेशर वहां पे अप्लाई करिए और उसको थोड़ा कूल डाउन करिए, तो गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी आपके पास, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं आज का नया टॉपिक, वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन, ठीक है ना। वाष्पीकरण, इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन, ठीक है ना। इवेपोरेशन क्या होता है, तो इवेपोरेशन होता क्या है, कभी भी आपने देखा होगा कि जो हमें क्या होती है, कभी कभी हमें क्या होती है, हमें हीट की जरूरत पड़ती है, या हमें प्रेशर को चेंज करने की जरूरत पड़ती है मैटर की अवस्था को बदलने के लिए। हमने देखा था इसलिए पिछले भाग में कि किस तरीके से तापमान यानी हीट की जरूरत पड़ी मैटर को की अवस्था को चेंज करने के लिए, इसी तरीके से हमें प्रेशर की आवश्यकता पड़ी, दाब की आवश्यकता पड़ी प्रेशर को, सॉरी स्टेट को चेंज करने के लिए, है ना। तो क्या आप डे टू डे लाइफ से, एवरीडे लाइफ से कोई एग्जांपल बता सकते हैं जहाँ पे जो चेंज ऑफ स्टेट है लिक्विड से वेपर, वो होती है बिना 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 लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में पहुंचे हुए। देखो लिक्विड से वेपर में जाने के लिए क्या होता है, लिक्विड अवस्था से वेपर में कब जाते हैं आप, जैसे वाटर है, वाटर आपका भाप में कब तब्दील होगा, जब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री पहुंचेगा, तो वाटर 100 डिग्री पे बॉयल होना स्टार्ट करता है, तो जैसे ही वो 100 डिग्री पे बॉयल होना स्टार्ट करेगा तो वाटर क्या होगा, अपनी लिक्विड अवस्था को छोड़ के उसकी गैसीय अवस्था में चले जाएगा, है ना, स्टीम की अवस्था में चले जाएगा। तो डे टू डे लाइफ में ऐसे कोई एग्जांपल आपने देखे हैं, सुने हैं, जिसमें कि जो स्टेट है वो चेंज होती है लिक्विड से वेपर में बिना लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे हुए, है ना। अगर आप वाटर को आप कुछ देर क्या कर दो, खुला छोड़ दो, तो धीरे धीरे जो पानी है वो भाप में कन्वर्ट होने लगता है। आप देखते हैं कि जो वेट क्लोथ होते हैं, जो गीले कपड़े होते हैं, वो सूख जाते हैं, है ना भाई। हमारे जो गीले कपड़े, जो हम कपड़े धोते हैं, तो कपड़े किस तरीके से सूखते हैं, इसी तरीके से सूखते हैं इवेपोरेशन के कारण, है ना। होता क्या है यहाँ पे, वाटर को इन दो केसेस में होता क्या है, तो आपने अक्सर देखा है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं हमेशा वो मूविंग रहते हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक भी आपने पढ़ी है पार्टिकल ऑफ मैटर की, कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर इन कॉन्टिन्यूस मोशन, हमेशा कॉन्टिन्यूस मोशन में होते हैं, कभी भी रेस्ट में नहीं होते। तो किसी भी गिवन टेम्परेचर पे, है ना, एट अ गिवन टेम्परेचर, कोई भी हो इन एनी गैस, सॉलिड और लिक्विड में, जब पार्टिकल्स के पास अलग अलग तरीके की काइनेटिक एनर्जी होती है, तो लिक्विड के केस में क्या होता है कि अगर स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल सरफेस में आ जाते हैं, है ना भाई, पार्टिकल्स क्या आ जाते हैं, सरफेस में आ जाएंगे, है ना, और उनकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो वो क्या करेंगे, वो क्या करते हैं, अपने बीच अदर पार्टिकल से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ के वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो फिनोमिना होता है चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसे इवेपोरेशन कहते हैं। देख पा रहे हैं वाष्पीकरण हमने लिखा है सामने, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं, है ना। इवेपोरेशन हम किसको कह रहे हैं कि क्वथनांक से कम, यानी उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, बिलो बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री उसका बॉइलिंग पॉइंट है वाटर, तो 100 डिग्री से कम पे जब क्या हो, 100 डिग्री से कम पे जब लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए, आपका स्टीम में कन्वर्ट हो जाए, है ना, उसको, उस फिनोमेना को, उस प्रोसेस को हम वाष्पीकरण कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में, द फिनोमेना ऑफ the phenomena of change of a liquid, the phenomena of change of a liquid
the phenomena of change of a liquid into vapor, phenomena of change of a liquid into vapor at any temperature below its boiling point. ठीक है, is called evaporation. उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इवेपोरेशन कहते हैं. आई बात समझ में? इवेपोरेशन क्या कहलाता है? तो ये जो फिनोमेना है इसे हम इवेपोरेशन कहते हैं. वाष्पीकरण, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है ना. तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं. ठीक है, तो ये समझ आपको इवेपोरेशन होता क्या है. इस तरीके से इवेपोरेशन होता है ना. अब हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं, है ना. फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, है ना, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक. फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन. कौन कौन ऐसे फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं? ठीक है ना. तो कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं, है ना. जैसे कि अब हम बात करेंगे अलग अलग तरीके से हर एक फैक्टर को लेके आएंगे और फिर हम बात करेंगे इस तरीके से, है ना. कई सारे फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं, है ना. तो फैक्टर्स को जानने से पहले अगर आप क्या करिए, आप एक एक्टिविटी करिए. आप क्या करिए, एक टेस्ट ट्यूब में 5 ml वाटर ले लीजिए, है ना. उसको किसी फैन के अंदर रख दीजिए या किसी खिड़की के पास में रख दीजिए. फिर उतना ही पानी आप एक ओपन चाइना डिश में ले लीजिए, है ना. उसको किसी फैन या टेबल उसके नीचे रखिए, है ना. आपने क्या करा, पहले ये टेस्ट ट्यूब है आपके पास. इस टेस्ट ट्यूब में लिया आपने पानी 5 ml, है ना. किसी फैन के नीचे रख दिया इसको या खिड़की के बगल में रख दिया. फिर चाइना डिश ऐसे होती है, बाउल जैसा, है ना. बाउल जैसा चाइना डिश होती है. तो इसमें आपने क्या करना है, 5 ml पानी ले लेना है. ठीक है ना. 5 ml इसमें ले लिया पानी. इसको भी किसी फैन के पास रख दिया या विंडो के पास रख दिया, है ना. फिर आपने क्या करना है, 5 ml पानी लेना है ओपन चाइना डिश में और उसको रखना है. उसके ऊपर आपने कप बोर्ड लगा देना है. मतलब ऐसी चाइना डिश लेनी है आपने, इसी तरीके से चाइना डिश, है ना. इसमें भी 5 ml आपने पानी लिया और इसको ऊपर से आपने ढक देना है ना. आपने टेम्परेचर का जो टेम्परेचर है, रूम का टेम्परेचर, उसको रिकॉर्ड करना है और देखना है कितना समय लग रहा है सब में इवेपोरेशन होने पे. इवेपोरेशन मतलब जो पानी है, पानी का भाप में बदलना. ये तो हमने बात करी अभी इवेपोरेशन. तो आपने देखना है और सारी एक्टिविटी को आपने क्या करना है, रेनी डे के टाइम भी करना है, रेनी डे बरसात के समय भी करना है ना. तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है, टेम्परेचर के इफेक्ट के कारण क्या हो रहा है, सरफेस एरिया के कारण क्या हो रहा है, विंड स्पीड या विंड वेलोसिटी के कारण इवेपोरेशन में क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है. तो ये क्या है, कई सारे फैक्टर्स हैं जो क्या करेंगे, वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं, इवेपोरेशन को प्रभावित करते हैं. एक एक करके हम इन फैक्टर्स के बारे में समझेंगे, जानेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स ये होते हैं और किस तरीके से इन फैक्टर्स के होने पे जो आपके पास जो इवेपोरेशन है वो कम होता है, जल्दी होता है, किस तरीके से होता है. आप देखते हैं ना कि गर्मियों में आप कपड़े डालते हैं तो गर्मियों में कपड़े किस तरीके से सूखते हैं, है ना. सर्दियों में आप कपड़े डालते हैं तो किस तरीके से सूखते हैं. आप जब बरसात में कपड़े डालते हैं तो किस तरीके से सूखते हैं. आपको पता है कि डिफरेंस क्या है तीनों में. गर्मियों में कपड़े सूखने काफी जल्दी, आप थोड़ी सी देर में कपड़े सूख जाते हैं, है ना. बरसात में काफी समय लगाते हैं, कपड़े गीले हो तो समय लगता है सूखने में, है ना. तो कई सारे फैक्टर्स के कारण ये जो चीजें हमारे पास घटित होती है. तो इन्हीं के बारे में हमें जानना है और हम समझेंगे अलग अलग फैक्टर्स के बारे में, ठीक है, अगली भाग में कि किस तरीके से ये चीजें होंगी.
तो इस तरीके से बच्चों आज हमने बात करी, पहले कुछ क्वेश्चंस की बात करी, देन हमने वाष्पीकरण इवेपोरेशन के बारे में समझा और फैक्टर्स हमने ज्यादा देखे कि फैक्टर्स क्या होते हैं, और हम अगले भाग में बात करेंगे किस तरीके से इन फैक्टर्स का इफेक्ट होता है इवेपोरेशन में। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।